Hello everyone, my name is Sunita Tripathi and welcome to part 4 of the chapter Metals and Non-Metals। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। तो जब कभी भी मेटल का रिएक्शन किसी भी एसिड से होता है, मेटल प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड, तो प्रोडक्ट्स बनते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में इवॉल्व होती है। अब ये डाइल्यूट मिनरल एसिड्स कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कोई भी मिनरल एसिड। ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड नहीं देगा। याद रखेंगे, नाइट्रिक एसिड ये वाला रिएक्शन नहीं देता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, इनका रिएक्शन हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। एसिड होना चाहिए डाइल्यूट। प्रोडक्ट्स बनेंगे सॉल्ट, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मैग्नीशियम देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम के साथ मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, क्लोरीन की है -1। हम जानते हैं क्रिस क्रॉस करेंगे तो Al1Cl3, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्मूला होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 प्लस हमको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। जिंक के साथ HCl का रिएक्शन, जिंक की वैलेंसी है 2, तो होगा फॉर्मूला ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। आयरन यहाँ पे भी वैलेंसी अपनी 2 शो करेगा, सो सॉल्ट बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये सारे इक्वेशंस आप बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो ये रिएक्शंस होंगी। अब यहाँ पर अगर हम HCl के बदले हम H2SO4 ले लें तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनेंगे सल्फेट। तो चलिए इक्वेशन देख लेते हैं। मैग्नीशियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, जो बनेगा मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, सल्फेट की है -2, क्रॉस कर देंगे 3SO4 के साथ 2 एल्यूमिनियम के साथ, तो फॉर्मूला होगा Al2SO4 थ्राइस। जिंक के साथ बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, आयरन के साथ फेरस सल्फेट FeSO4। सारे इक्वेशंस बैलेंस करेंगे। तो इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्या है इंडिकेशन हाइड्रोजन गैस का? इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्लोराइड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट्स। अब ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होती है। इन सारी रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन चारों में से कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगी जब उसका रिएक्शन होगा एसिड से। तो ये अगर हमें जानना है कि इन चारों में से किस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, तो हमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में। रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम। इसको याद करने का तरीका मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। यह है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें मेटल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज हुई हैं। रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग है, तो जो ऊपर हैं मेटल्स वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इन चारों मेटल्स को हम ढूंढते कहाँ हैं? ये हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन।
ये है। तो इनमें जो सबसे ऊपर है चारों में वो है मैग्नीशियम। तो इस इक्वेशन, इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। मैग्नीशियम एसिड से रिएक्ट करके मैक्सिमम हीट इवॉल्व करेगा। सो मैग्नीशियम मैक्सिमम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम, फिर है जिंक, फिर है आयरन। तो ये ऑर्डर होगा हीट का अमाउंट इस ऑर्डर में इवॉल्व होगा। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम और सबसे कम आयरन हीट इवॉल्व करेगा। दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे विथ एसिड। सो मेटल अबव hydrogen in reactivity series will liberate hydrogen when reacts with dilute mineral acid। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं वो सब एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देंगी। हाइड्रोजन गैस केवल वही मेटल्स देंगी जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये मिनरल एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ कभी भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगी। जैसे अगर क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन के नीचे हम ले लेते हैं कॉपर प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर आप लिखते हैं CuCl प्लस हाइड्रोजन तो ये गलत होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में। ये नीचे वाली मेटल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगी। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हाइड्रोजन के ऊपर ये सारी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। सबसे ऊपर आ जाते हैं पोटेशियम और सोडियम। मान लो हमने लिया पोटेशियम और सोडियम और इसमें हमने डाल दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा? क्या हाइड्रोजन गैस बनेगी? तो आंसर है कि हाँ, बिल्कुल बनेगी। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन, सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो रिएक्शन होगा हाईली एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। हीट इतनी ज़्यादा रिलीज होगी कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम कभी भी ऐसा करेंगे ही नहीं कि हम सोडियम और पोटेशियम में एसिड डाल दें। ये काम हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, ये बहुत सारी हीट इवॉल्व करेंगी जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकती हैं। तो हम ये करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 बातें नोट करने के लायक हैं कि मेटल का रिएक्शन जब मिनरल एसिड से होता है तो सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कौन से मेटल एसिड के साथ सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगी ये तय करती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर की तरफ होगी, जितनी ऊपर होगी वो मेटल उतनी ही ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगी। अगर बात करें हम इन चारों मेटल्स की, तो इन चारों में से मैग्नीशियम सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम एसिड के साथ सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगी। और इन चारों में आयरन सबसे नीचे है यहाँ पे, तो आयरन के साथ एसिड का जब रिएक्शन होगा तो सबसे कम हीट इवॉल्व होगी इन चारों में से। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि जो मेटल हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, सिर्फ वही मेटल्स एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगी। तीसरी बात, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हैं पोटेशियम सोडियम, उनका रिएक्शन हम कभी एसिड से नहीं कराना चाहेंगे क्योंकि इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। हाई अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, हाईली एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन, तो हम कभी भी ऐसे करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि ये जो सारे रिएक्शंस हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? क्वेश्चन आता है कि वाई नाइट्रिक एसिड डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल्स।
तो हम कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, जैसे जिंक। अब जिंक का अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, क्वेश्चन है। तो आंसर है कि हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होगी, लेकिन नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो ऑक्सीजन देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन गैस बनेगी जरूर, लेकिन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बनेगी जरूर, लेकिन नाइट्रिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा उस हाइड्रोजन को, और वो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। तो नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ जनरली हाइड्रोजन नहीं देता है, वाटर बन जाता है। और नाइट्रिक एसिड खुद, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में, NO, NO2 या N2O, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा इनमें से किसी एक ऑक्साइड में, और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में, तो हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या कोई भी मेटल ऐसी नहीं है जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन दे, क्या एक भी मेटल ऐसी नहीं है? तो आंसर है कि है, दो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये नाइट्रिक एसिड होना चाहिए वेरी वेरी डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। कितना? 1%, मतलब 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड एंड 99 पार्ट होना चाहिए वाटर। इतना डाइल्यूट जब नाइट्रिक एसिड होगा तब रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी। यहाँ बनेगा मैंगनीज नाइट्रेट MnNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। तो याद रखें, दो मेटल्स ऐसी हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं, लेकिन शर्त यह है कि नाइट्रिक एसिड को कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट, 1%। अगर आप सिर्फ डाइल्यूट लिखते हैं नाइट्रिक एसिड तो आंसर गलत होगा, ये होना चाहिए वेरी वेरी डाइल्यूट, 1% इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड 99 पार्ट वाटर, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं कि नेम 2 मेटल्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन विथ डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो याद रखना अपने को इन दोनों मेटल्स का नाम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से, इन पे क्वेश्चंस बन के आते हैं। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी दी हुई है मेटल की, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। इसमें 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं। सपोज हमने लिया है कॉपर का वायर और इसको हमने डिप कर दिया फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में फेरस सल्फेट को डिसॉल्व किया, उसमें कॉपर का वायर हमने डिप कर दिया। हम जानते हैं फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन एंड कॉपर का कलर होता है ब्राउन। पूछा है कि क्या रिएक्शन होगा। दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है आयरन की नेल, इसको हमने डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन इन वाटर। पूछा है कि क्या होगा। हम जानते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू एंड आयरन नेल जो है वो होती है ग्रे कलर की। पूछा इन दोनों में रिएक्शन क्या होगा। तो जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है, यहाँ पर जो है फर्स्ट वाली जो एक्टिविटी है, इसमें नो रिएक्शन, हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट का वो वैसा ही रहेगा, जैसा ब्राउन कलर का कॉपर का वायर हमने लिया है एज इट इज़ रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन 10-15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये जो सेकेंड वाला बीकर है जिसमें हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लिया है, उसमें आयरन नेल डाला है, यहाँ हमें कलर फेड होते हुए दिखेगा, ब्लू कलर फेड हो जाएगा और धीरे धीरे फिर वो ब्लू कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। और ये जो आयरन का नेल है जो कि ग्रे कलर का था, उसके
जो पोर्शन आयरन नेल का डिप्ड था, वाटर में डिप्ड था सॉल्यूशन में, उसके चारों तरफ ब्राउन कलर का डिपोजिशन हमको दिखाई देने लगेगा। मतलब रिएक्शन हुआ है यहाँ पर। जब भी कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस हमको दिखते हैं, या तो कलर में चेंज हो जाता है, या हीट इवॉल्व होती है, या हीट एब्जॉर्ब होती है, या कोई गैस इवॉल्व होती है। इस तरह की कोई ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी चेंज होती है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखा। यहाँ हमें चेंज दिखेगा कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन फेड हुआ, फेड होने के बाद धीरे धीरे वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो गया। आयरन का जो नेल था ग्रे कलर का, उसके चारों तरफ डिपोजिशन हो गया ब्राउन कलर के एक सब्सटेंस का। मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। तो रिएक्शन क्या हुआ है? ग्रीन में चेंज हुआ, मतलब यहाँ क्या हुआ है? आयरन ने कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और खुद वहां आ गया, और यहाँ पे बन गया फेरस सल्फेट एक्वस, और कॉपर वहां से हट गया, अलग हो गया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे देखो, कॉपर का वायर है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे आयरन नेल है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कहाँ रिएक्शन होगा, कहाँ नहीं होगा, ये कौन तय करेगा? रिएक्टिविटी सीरीज को जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखते हैं कि आयरन कहाँ है, ये है आयरन, और कॉपर ये है। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है, मतलब वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जब कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसीलिए यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आयरन ऊपर है, आयरन कॉपर से ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्ट में से, सॉल्ट के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया, और खुद उसकी जगह पे आ गया। तो सिंपल सा एक ही रूल है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर की तरफ होगी वो अपने से नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, फिर से सुनो, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर की तरफ होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो अपने से नीचे जो मेटल है उन मेटल्स को उनके सॉल्ट में से हटा देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो यही यहाँ पर हुआ है। तो सिंपल सा रूल है कि मेटल्स प्रेजेंट अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस मेटल्स प्लेस्ड बिलो इट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगला वीडियो में हम अगला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.